D.H. लॉरेंस एक ऐसा नाम जो ब्रिटिश लिटरेचर में सम्मान भी दिलाता है और विवाद भी खड़ा करता है। मतलब एक ऐसे राइटर हैं जिन्हें कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता, खासकर लिटरेचर के एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग तो बिल्कुल नहीं। उनके नॉवेल्स की क्रोनोलॉजी, उनके प्लॉट्स, उनके कैरेक्टर्स, ये सब पहेलियों की तरह हैं जो एग्जाम में बार बार सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर 100 साल पहले का एक लेखक आज भी इतना जरूरी क्यों है? क्यों उनके काम पर आज भी इतनी गर्मागर्म बहस होती है? और क्यों उन्हें इतनी गहराई से पढ़ा और पढ़ाया जाता है? मतलब उनके शब्दों में ऐसा क्या है जो आज भी हमारे कानों में गूंजता है? तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि लॉरेंस ने असल में लिखा क्या था, क्यों उनके लिखने से इतना हंगामा मचा और आखिरकार उन्होंने लिटरेचर को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर D.H. लॉरेंस इतने जरूरी हैं ही क्यों? देखिए, लॉरेंस को समझना है तो उनके काम के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन्हें पकड़ना होगा। मतलब उनके नॉवेल्स के प्लॉट्स कैसे हैं, उनके बनाए हुए किरदार कौन हैं और उनके नॉवेल्स किस क्रम में आए। यही वो बुनियाद है जिस पर पूरा का पूरा साहित्यिक अध्ययन टिका हुआ है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और उनके सबसे जरूरी नॉवेल्स के टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि वक्त के साथ उनके आइडियाज कैसे डेवलप हुए। ये है लॉरेंस के साहित्यिक सफर का एक तरह से नक्शा। 1911 में द व्हाइट पीकॉक से शुरुआत होती है, फिर 1913 में सन्स एंड लवर्स, 1915 में द रेनबो, 1920 में विमेन इन लव, 1926 में द प्लूम्ड सर्पेंट और आखिर में 1928 में लेडी चैटरलीज लवर। और हाँ, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये उनके विचारों के विकास की कहानी है। और हाँ, ये एग्जाम सेट करने वालों का एक फेवरेट सवाल भी होता है। तो हमने टाइमलाइन तो देख ली, अब जरा उन यादगार किरदारों से मिलते हैं जो इन नॉवेल्स में जान डालते हैं। लॉरेंस की दुनिया ना ऐसे किरदारों से भरी है जिन्हें भूलना नामुमकिन है। सन्स एंड लवर्स में पॉल मुरेल और मिरियम को ले लीजिए, या फिर ब्रैंगविन बहनें उर्सुला और गुडरून जो द रेनबो और विमेन इन लव दोनों में नजर आती हैं। और जाहिर सी बात है, लेडी चैटरलीज लवर की कहानी कोनी चैटरली और मेलर्स के बिना तो सोची भी नहीं जा सकती। एग्जाम में अक्सर यही तो पूछा जाता है, कौन सा किरदार किस नॉवेल से है, क्योंकि इन्हीं किरदारों के रिश्ते लॉरेंस के काम का दिल हैं। तो अब तक हमने क्या और कौन की बात कर ली। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्यों। चलिए उन क्रांतिकारी विचारों को समझते हैं जो उनके नॉवेल्स की असली ताकत हैं। लॉरेंस को ना मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद का मास्टर कहा जाता है। अब यह है क्या, ये लिखने का एक ऐसा स्टाइल है जो इस बात पर फोकस नहीं करता कि किरदार क्या कर रहा है, बल्कि इस बात पर कि वो क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। और यही अंदर की दुनिया की खोज लॉरेंस के हर काम का सेंटर पॉइंट है। और फिर आता है उनका दूसरा बड़ा आइडिया, प्रिमिटिविज्म यानी आदिमवाद। लॉरेंस का मानना था कि ये जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, इसने हमें नियमों में बांधकर एक मशीन बना दिया है, और इस चक्कर में हमने अपने अंदर की जो एक असली, एक जंगली आवाज है, उसे दबा दिया है। उनके हिसाब से सभ्यता के तामझाम से पहले का जो जीवन था, जो सिर्फ इंस्टिंक्ट्स पर, दिल की आवाज पर चलता था, वो कहीं ज्यादा सच्चा और जिंदा था। ये जो टकराव है ना, आधुनिक समाज और आदिम प्रवृत्ति के बीच, वो यहां साफ दिखता है। एक तरफ है हमारा समाज जो हर वक्त हमें नियम, कायदे और क्या करें क्या ना करें की पट्टी पढ़ाता रहता है, और दूसरी तरफ है हमारी अंदर की आवाज, हमारी आदिम प्रवृत्ति जो बस कहती है जो दिल में आए वो करो। लॉरेंस के ज्यादातर किरदार समाज की इन्हीं जंजीरों को तोड़ते हैं और अपनी अंदर की आवाज को चुनते हैं। इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण मिलता है सन्स एंड लवर्स में। यहां लॉरेंस ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर किया है। नॉवल का हीरो है पॉल मोरेल। वो अपनी मां पर इमोशनली इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि ये चीज उसे किसी और औरत के साथ, चाहे वो मिरियम हो या क्लारा, एक नॉर्मल रोमांटिक रिश्ता बनाने ही नहीं देती। और यही यही इस नॉवल का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक संघर्ष बन जाता है। अब आते हैं लॉरेंस की कहानी के सबसे, कह सकते हैं सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर। यह कहानी है उनकी सबसे ज्यादा विवादास्पद किताब की। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन एक वक्त था जब इस किताब को पोर्नोग्राफी या अश्लील साहित्य का टैग दे दिया गया था। बस इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस जमाने का समाज इस नॉवल से कितना ज्यादा हिल गया था। इसमें जिस खुलेपन से सेक्स और क्लास के फर्क को दिखाया गया था, उसने साहित्यिक दुनिया में जैसे एक तूफान ही ला दिया था। तो इस किताब की लड़ाई की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, 1928 में ये पब्लिश हुई और इसे तुरंत ब्रिटेन में 30 साल से भी ज्यादा के लिए बैन कर दिया गया।
फिर आया साल 1960, जब पेंगुइन बुक्स ने हिम्मत दिखाई और इसे छाप दिया, और नतीजा एक ऐतिहासिक मुकदमा चला और आखिर में जीत हुई। और ये जो जीत थी ना, ये सिर्फ एक किताब की जीत नहीं थी, ये साहित्य की आज़ादी का एक बहुत बड़ा ऐलान था। इस फैसले ने एक नई मिसाल कायम की कि किसी किताब की साहित्यिक मूल्य उसके तथाकथित अश्लील कंटेंट से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। इस एक फैसले ने सेंसरशिप की दीवारों को तोड़ने का काम किया। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? साहित्य पर लॉरेंस ने आखिर ऐसी कौन सी छाप छोड़ी जो आज तक मिटी नहीं? देखा जाए तो लॉरेंस की विरासत की कई परतें हैं। वो नॉवेल को किरदारों के दिमाग और दिल की गहराइयों में ले गए। उन्होंने मशीनी समाज के नियमों के खिलाफ इंसानी सहज प्रवृत्ति की वकालत की। उन्होंने वर्ग संघर्ष और औरतों की आज़ादी जैसे ज़रूरी मुद्दों पर बेबाकी से लिखा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस सवाल को ही बदल दिया कि आखिर लिखा क्या जा सकता है और पढ़ा क्या जा सकता है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। समाज के नियम तोड़ने वाले इस साहित्यिक बागी ने क्या नॉवल को हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो लॉरेंस की विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए है, और शायद इसका जवाब हम सब आज भी ढूंढ रहे हैं।